शेयर फोर्स कैसे लगती है कि एक्चुअली शेयर फोर्स लेयर्स में लगती है। लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, आपने क्या किया, उनको ऐसे फोर्स लगाई, हर कार्ड थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ मूव कर गया। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 और आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। और उसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली आपको पता है कि सेकंड लॉ ने क्या कहा था कि कभी भी किसी बॉडी पर अगर अनबैलेंस फोर्स लगती है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स लगती है, तो ऑब्वियसली बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के। मींस अगर बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसी तरह एक बॉडी पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, कम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। ये हमें किसने कहा था? न्यूटन सेकंड लॉ ने। तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ डज मास इफेक्ट इन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन, कि ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो मास के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर सकती है। तो ऑब्वियसली न्यूटन सेकंड लॉ ही हमें ये बता रहा है कि किस तरह से इफेक्ट करेगी। कि अगर हमने क्या किया, हमारे इसी एक्सप्रेशन को अगर लें कि ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, अगर हमने क्या करना है, एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी क्योंकि रिलेशन क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। जैसे ही हमने क्या किया, मास बढ़ा दिया बॉडी का, एक बॉडी जिस पे फोर्स लगाई उसका मास बहुत ज़्यादा था, क्या पता एक्सेलरेट कर जाए, वो थोड़ी बहुत करेगी, लेकिन एक छोटी सी बॉडी ली, सेम वही फोर्स उस बॉडी पे लगाई हमने, अब उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन आता है मास के साथ। अगर मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी और मास कम करेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास इफेक्ट है किसका? मास का एक्सेलरेशन पर। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपके पास इस तरह की बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहले दो टाइप्स आती हैं। एक को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो बॉडी पर डायरेक्टली अप्लाई होंगी। जैसे लेट्स सपोज ये बोर्ड है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, इसके साथ मैं कॉन्टैक्ट में आ रहा हूँ ना, मेरा हाथ इसके साथ टच हो रहा है, तो ऐसी फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। लेकिन लेट्स सपोज मैं थोड़ी देर के लिए सपोज करता हूँ कि मैं इस बोर्ड को टच नहीं कर रहा और बोर्ड पर फोर्स लग रही है, ऐसी फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस कहलाती है। अच्छा, आपके माइंड में आएगा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कॉन्टैक्ट में ही नहीं है लेकिन फोर्स लग रही है। तो अभी हम उसे देखेंगे कि कैसे। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस को देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है? सबसे पहली टाइप है पुश या पुल। पुश कैसे होएगा कि जैसे दीवार पे मैं ऐसे फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूँ, ये मेरा पुश है। किसी को पुश करना, ऐसे धक्का दे दिया आगे की तरफ, ये पुश फोर्स कहलाती है। इसी तरह लेट्स सपोज कि कोई खड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमने क्या किया, रस्सी बांधी और अब मैं उसे खींच रहा हूँ, इसको कहते हैं पुल। तो एक क्या है? पुश, जिसमें बॉडी दूर जाएगी, और पुल में बॉडी करीब आएगी। ये आपके पास पहली कॉन्टैक्ट टाइप है। इसमें क्या हो रहा है, हम बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। आपके माइंड में आएगा पुल जब किया तो बॉडी में तो कॉन्टैक्ट में आई नहीं, बॉडी तो दूर है, तो बीच में जो रस्सी है वो एक कॉन्टैक्ट का जरिया बन गई। हमारा पाथ जो था वो रोप में आ गया हमारा। तो पुल में भी हमारे पास फोर्स कौन सी है? कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स है। देन हमारे पास नॉर्मल फोर्स आती है। अब ये नॉर्मल फोर्स कैसे आती है कि लेट्स सपोज एक सरफेस है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। नॉर्मल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो बॉडी पर 90 डिग्री पर आकर लगे। मींस बॉडी का कि जिस तरह से देखें, ये बॉडी पड़ी हुई है, इसका वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। तो रिएक्शन ऑफ द सरफेस कैसे लगेगा? अपवर्ड। ये जो रिएक्शन ऑफ द सरफेस है ना, इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, या हमने इसको देखा भी था कि इसे हम नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस बोलते हैं। नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप देखें इसका सरफेस से एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो आपका ऐसी फोर्सेस जो जैसे हमारी बॉडी पर लग रही हैं और वो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, उन्हें हम नॉर्मल फोर्सेस बोलते हैं। अच्छा, देन हमारे पास आती है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल इसी एग्जाम्पल से समझेंगे
कि लेट सपोज एक सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी है जो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये आपकी डायरेक्शन है किसकी, बॉडी के मूव करने की। ऑब्वियसली यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा, सरफेस में फ्रिक्शन होगा जो क्या करेगा, बॉडी को आगे जाने नहीं देगा। जैसे लेट सपोज एक बॉल ली और सरफेस पे रोल कर दी, होना तो ये चाहिए था कि वो हमेशा चलती रहे, लेकिन वो रुक जाएगी, तो मीन उसके ऊपर एक फोर्स है जो उसकी मोशन को अपोज कर रही है, और वो हमारे पास सरफेस की वजह से एक तो लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे। दूसरा, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल ली, उसे हमने ऐसे फेंका, वो आगे चली जाएगी। एक प्लेन पेपर लिया, हम कहते हैं उसे आगे फेंके, क्या वो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे पेपर है, आगे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो उसे आगे जाने नहीं दे रहे। तो मीन्स फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स की भी दो टाइप्स हैं। एक कहलाता है सरफेस फ्रिक्शन जो सरफेस लगाएगी, दूसरा कहलाता है एयर फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स दो तरह की है, सरफेस फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन, दोनों फोर्स की टाइप्स हैं। देन हमारे पास आता है स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स कैसे लग सकती है? आपने एक केस देखा होगा कि लेट सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, कुछ इस तरह से। ये रहा हमारा स्प्रिंग, इसको यहाँ बना देते और इसे हमने यहाँ बना दिया। हमने क्या किया कि लेट सपोज एक्चुअली इसके नीचे मैंने एक ही में 4 डायग्राम बना दिए, ये सारी अलग अलग होंगी। हमने क्या किया कि ये इस पोजीशन पे हमारा जो ये एक स्प्रिंग है जो अटैच्ड है और यहाँ पे एक मास लगा हुआ है, इसको हमने क्या किया, खींचा पीछे की तरफ, तो हम कहाँ आ गए, इस पोजीशन पे आ गए। जब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वापसी इधर जाएगा और इधर रुकेगा नहीं बल्कि और थोड़ा सा आगे जाएगा, देन वापसी पीछे आएगा। तो आपके पास क्या हुआ, हमने फोर्स ऐसे लगाई थी, जैसे ही छोड़ा स्प्रिंग ने इस पे फोर्स कैसे लगाई, इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स स्प्रिंग ने लगाई है, इस तरह की फोर्सेस को हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, या इन्हीं को हम इलास्टिक फोर्सेस भी बोलते हैं। इसका एक नाम इलास्टिक फोर्स भी होता है, इलास्टिसिटी या इलास्टिक फोर्स दोनों बोलते हैं। अच्छा, देन टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ऐसी होती है कि लेट सपोज आपके पास एक 10 kg की बॉडी है। सबसे पहले एक सरफेस है, यहाँ पे हमने एक धागा बांधा और उसके ऊपर 10 kg की बॉडी लटका दी। क्या होगा, ऑब्वियसली क्या हुआ कि ये जो धागा है वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, बॉडी नीचे गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास ये जो बॉडी है 10 kg की, इसका वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इसे बैलेंस करने के लिए एक फोर्स चाहिए अपवर्ड, जो किसने लगाने की कोशिश की, इस धागे ने। लेकिन इसके पास तो इतनी पावर ही नहीं थी कि 10 kg के वेट के बराबर अपवर्ड फोर्स लगाए। तो क्या हुआ, धागा टूट गया। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत मजबूत रस्सी बांधी। तो क्या हुआ, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी। रस्सी ने क्या किया, एक फोर्स इस पे अपवर्ड लगाई, जिसे अगेन हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। लेकिन इस बार ये रिएक्शन सरफेस का रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन फोर्स रोप के अंदर जनरेट हुई है। सरफेस पे तो तब होती है जब ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता। वेट डाउनवर्ड, रिएक्शन तो है लेकिन सरफेस रिएक्शन नहीं है, रोप का रिएक्शन है। तो जब भी रोप के रिएक्शंस आते हैं या रोप में फोर्सेस जनरेट होती है, इस तरह की फोर्स को हम टेंशन या टेंशन फोर्स कुछ भी बोल सकते हैं। रिएक्शन फोर्स ही है लेकिन रोप में जनरेट हो रही है, किसी रस्सी में, किसी धागे में या किसी भी वायर में फोर्स जनरेट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। लास्ट आपके पास आता है शेयर फोर्स, और ये आपका फोर्स की सबसे मुश्किल टाइप कह लें, मुश्किल टाइप होती है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स कैसे लगती है कि एक्चुअली शेयर फोर्स लेयर्स में लगती है। लेट सपोज आपके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, आपने क्या किया, उनको ऐसे फोर्स लगाई, हर कार्ड थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ मूव कर गया। तो आपके पास जैसे लेट सपोज ऐसे है, हमने अपने हाथ पे दूसरे हाथ को ऐसे रब किया, फोर्स कैसे लग रही है, जिस डायरेक्शन में हमारा हाथ जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है। तो ऐसी फोर्सेस जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करे और जिस डायरेक्शन में कर रही है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाते हुए जा रही हो, तो क्या होगा, इस तरह की फोर्सेस शेयर फोर्सेस कहलाती हैं। जैसे शेयर फोर्स की एक एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से देता हूं कि आपने ये चीज देखी हो अगर,
कि कभी भी पानी अगर फ्लो करता है, जैसे लेट्स सपोज कहीं पे पानी गिर गया, आप भले चेक करें इसको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, थोड़े से ड्रॉप्स गिराएं, उसे गौर से देखें तो पानी कुछ ऐसे चल रहा होता है, ना कि पानी ऐसे चलेगा कि ये लेट्स सपोज पानी है, पानी कभी भी ऐसे नहीं चल रहा होता कि ऐसे आगे जा रहा है, बल्कि उसकी सर ऐसे होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इसमें सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं करते, हमेशा जो ऊपर की लेयर्स हैं वो मूव कर रही होती है। तो इसमें भी क्या होता है, एक शेयर फोर्स जनरेट हो रही होती है, जो ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे वाले पे लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खुद आगे जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को पीछे रहने दे रहे हैं। तो आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी एक शेयर फोर्स जनरेट होती है, जो ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे लगा रहे हैं, नीचे के मॉलिक्यूल जिसकी वजह से मूव ही नहीं कर पाते। तो ये आपके पास क्या होती हैं, शेयर फोर्सेस। तो अब आपके पास ये सारी टाइप्स थी किसकी, कांटेक्ट फोर्सेस की। अब आपके पास नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस भी होती है, जिसमें बॉडी में कांटेक्ट ही नहीं आया फिर भी फोर्स लग रही है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक बिल्डिंग पे गया, वहां से छलांग लगा दी नीचे, मैं नीचे आ रहा हूं तो क्यों आ रहा हूं, मुझे तो ऊपर जाना चाहिए था। जैसे न्यूटन पे सेब गिरा, न्यूटन ने बोला वो नीचे क्यों आया, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम जमीन से नहीं भी टच हुए हुए तब भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर लग रही है। जैसे हमने छत से छलांग लगाई या बिल्डिंग से छलांग लगाई, हम नीचे आ रहे हैं क्योंकि नीचे हमें एक फोर्स खींच रही है। वो क्या, हम उस जमीन के साथ कांटेक्ट में, जमीन हमें अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन जमीन के साथ हम कांटेक्ट में नहीं है। तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स है। इसी तरह आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा है, कैसे होता है, बीच में न्यूक्लियस, यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, साइड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर से निकलकर क्यों नहीं चले जाते, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ कभी भी अटैच नहीं होते, बल्कि आपने देखा है कि ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये तो कहीं भी चले जाते लेकिन नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आपके पास यहाँ न्यूट्रॉन्स पर तो न्यूट्रल चार्ज है, मीन इसका कोई चार्ज नहीं है। ओवरऑल जो न्यूक्लियस पर चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों में एक अट्रैक्शन है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। जैसे आपके यहाँ मैग्नेट्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही चार्जेस भी अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए? नहीं। कोई कॉन्टैक्ट बन रहा है? नहीं। तो आपके पास क्या हो रहा है कि ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स है, जिसमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं रहे बल्कि रिवॉल्व करे जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो तरह की फोर्सेज आ जाती है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे चार्जेस में फोर्स थी, तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर हम क्या करें, दो मैग्नेट्स रख देते हैं, साउथ और नॉर्थ, और यहाँ पे भी साउथ और नॉर्थ। जब भी हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स करीब लाने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। तो क्या दोनों मैग्नेट एक दूसरे के साथ अटैच्ड हुए थे? नहीं, उन्होंने बगैर कॉन्टैक्ट के फोर्स लगाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, और वो एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स है हमारी। तो देन फोर्स की कुछ मजीद टाइप्स आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, कि कोई फोर्स जो बॉडी की स्टेट चेंज करे या ना करे, इस चीज पर भी डिपेंडेंट करती है हमारी फोर्सेस। तो पहली फोर्स हमारी कहलाती है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स नाम से ही पता लग रहा है, जो बाहर की तरफ से लग रही है। एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं आया, उस पर फोर्स लगाई। लेट सपोज मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि गाड़ी को मूव कर सकता हूँ, फोर्स लगाई और गाड़ी को मैंने आगे धक्का दे दिया, गाड़ी चली गई आगे। ये क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसने बॉडी की स्टेट को चेंज कर दिया। अब दूसरी बार क्या करता हूं, मैं गाड़ी के अंदर जाके बैठा और अंदर बैठ के गाड़ी पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या अब गाड़ी मूव करेगी? कभी भी नहीं करेगी। इसी तरह लेट्स सपोज गाड़ी चल रही थी, मैं अंदर बैठा हूं और बैठ के अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी को फोर्स लगा रहा हूं, क्या गाड़ी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि वो फोर्स एक इंटरनल फोर्स बन गई है, और इंटरनल फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं करते। हमेशा आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे लेट्स सपोज गाड़ी आ रही थी, अब मैं गाड़ी के बाहर हूं और मैंने गाड़ी को रोक दिया, एक्सटर्नल फोर्स थी, गाड़ी की स्टेट चेंज हो गई। यही मैं गाड़ी के अंदर बैठ के करता तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। इसका मतलब कि इंटरनल फोर्सेस स्टेट चेंज नहीं कर सकती, एक्सटर्नल कर सकती है। अच्छा, इसी तरह बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस भी बिल्कुल इसी तरह से डिफाइंड होती हैं कि बैलेंस फोर्सेस कभी भी स्टेट चेंज नहीं कर सकती,
हालांकि अनबैलेंस फोर्सेस स्टेट चेंज कर सकती हैं। किस तरह से? जैसे लेट सपोज एक बॉक्स है, अगेन सरफेस पे पड़ा हुआ है, इसका वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। रिएक्शन ऑफ द सरफेस कहाँ लग रहा है? ऑब्वियसली अपवर्ड। तो क्या ये जो ब्लॉक है या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल कर दिया। इस तरह की फोर्सेज होती है बैलेंस फोर्सेज। लेट सपोज यहाँ पे अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और यहाँ पे भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो क्या होगा? अगेन इस फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल कर दिया, ये भी क्या हो गई? बैलेंस फोर्सेज। लेकिन थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि अब सिर्फ ये 10 न्यूटन वाली फोर्स लग रही है, इस तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वेट को रिएक्शन ने कैंसिल कर दिया। इसको कौन कैंसिल करेगा? इसको तो कैंसिल कोई नहीं करेगा। तो अब ये ब्लॉक आगे मूव करेगा और ये आपके पास कौन सी फोर्स हो जाएगी? अब अनबैलेंस फोर्स हो जाएगी, तो जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज करवा रही है। तो बैलेंस फोर्सेस जो स्टेट चेंज नहीं कर सकती, सिमिलरली इंटरनल फोर्सेस जो स्टेट चेंज नहीं कर सकती, एक्सटर्नल फोर्सेस जो स्टेट चेंज कर सकती हैं, अनबैलेंस फोर्सेस वो भी स्टेट चेंज कर सकती हैं। जैसा कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ में भी ये बात पढ़ी है कि जब भी किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अनबैलेंस क्यों? ताकि स्टेट चेंज हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। तो ये आपके पास क्या थी? टाइप्स ऑफ फोर्सेस थी। एक बार ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक बार ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अच्छा, देन अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है हाउ डू यू कैलकुलेट नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, हमारे पास एक नहीं है, हम काफ़ी सारे पढ़ के आ गए। लेट सपोज नेट फोर्स फाइंड करने का सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नेट फोर्स अगर हम फाइंड करें, इसका मतलब नेट फोर्स का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। 4-5 फोर्सेस एक बॉडी पे लग रही हैं, उनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, मीन्स उन सब फोर्सेस का क्या रिजल्ट आएगा, उस रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि हम देखें फोर्सेस हमें इन टर्म्स ऑफ वेक्टर गिवन है या फिर एज अ स्केलर गिवन है, मीन्स वेक्टर फॉर्म में या स्केलर फॉर्म में, ये हमें देखना पड़ेगा। लेट सपोज वो स्केलर फॉर्म में भी नहीं है और वो वेक्टर फॉर्म में भी नहीं है। अब कैसे नेट फोर्स कैलकुलेट करें? तो अगर हमें बॉडी का मास पता हो और बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो पता हो, तो हम नेट फोर्स डायरेक्टली किससे फाइंड कर सकते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ, जो सबसे आसान तरीका है, हमारा पहला मेथड हो गया। यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ हम मास और एक्सेलरेशन के थ्रू नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो फोर्सेस वेक्टर्स में गिवन है तो एक मेथड हमारे पास कहलाता है ग्राफिकल मेथड। अच्छा, ग्राफिकल मेथड में भी टाइप्स आ जाती है, कौन कौन सी? या तो हम हेड टू टेल रूल फॉलो करें। हेड टू टेल रूल याद है ना आपको? एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की हेड पे लगेगी, सॉरी दूसरे वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड पे, इस तरह से करके हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे या नेट फोर्स फाइंड करते थे। ग्राफिकल मेथड में दूसरा मेथड था हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इसमें क्या होता था हमारे पास कि हम एक वेक्टर को उसके एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक करते थे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ऐड कर लेते थे, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाती थी। तो आपके पास एक मेथड ये भी है। अच्छा, अगर एक बॉडी पर सिर्फ 2 फोर्सेस लग रही हो और उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हम एक थर्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसे हमने पैरेललोग्राम लॉ के नाम से पढ़ा था। ये कब था? जब हमें ना फोर्स वेक्टर्स में गिवन है ना स्केलर में, बल्कि मास और एक्सेलरेशन गिवन है। दूसरा, अगर फोर्सेस वेक्टर्स में गिवन है तो हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, जिसमें हेड टू टेल रूल भी यूज किया जा सकता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी और पैरेललोग्राम लॉ भी। अच्छा, अगर फोर्सेस स्केलर्स में गिवन है तो अब क्या किया जाए? अब हमारे पास 2 ही मेथड आते हैं। एक हमारे पास आता है साइन लॉ, साइन लॉ की मदद से हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास आता है कोसाइन लॉ। इन 2 के अलावा और कोई मेथड नहीं होगा कि हमें स्केलर्स में गिवन हो तो हम रिजल्टेंट फाइंड करें। ये सारा कुछ हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं और ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है। अगर इसे अभी समझाने के आएंगे तो तकरीबन हमारे 2 घंटे लग जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, और चैप्टर 2 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो आपकी बेस है।
ना अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एक बार ये कि अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रही या कोई अनबैलेंस फोर्सेस नहीं लग रही, ऐसे सपोज कर ले, अनबैलेंस के टर्म में डिफाइन करते हैं। अगर एक सिस्टम है उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही तो उसका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। जिसे हमने कैसे डिफाइन किया था कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे, इस तरह के सिस्टम्स को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन कौन से होते थे? इलास्टिक कोलिजन हमारे पास वो कोलिजन होते हैं जिसमें बॉडी का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो इलास्टिक कोलिजन। अगर सिर्फ मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, तो ऐसे कोलिजन हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन होंगे। तो सबसे पहले तो इलास्टिक और इनइलास्टिक में मोमेंटम दोनों में कांस्टेंट रहेगा, इलास्टिक में भी और इनइलास्टिक में भी, मींस ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अब डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस, इलास्टिक कोलिजन में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और इनइलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी बल्कि कम हो जाएगी। अब जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर इनइलास्टिक में कम हो गई तो वो एनर्जी कहीं कन्वर्ट हुई होगी, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड में या हीट में, दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है वो। जैसा कि हमारे पास पहली चीज़ काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कांस्टेंट, इनइलास्टिक में कांस्टेंट नहीं होगी। इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कोलिजन्स के बाद कम हो जाएगी, और वो जो एनर्जी कम हुई है वो किस में चली गई? कोलिजन्स के साउंड में। मीन्स दो बॉडीज आके टकराई, आवाज़ आ रही है हमें, ये देखें, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है साउंड में। इसी तरह जोर जोर से मारते रहें, थोड़ी देर में क्या होगा, हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे, तो अगेन एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो रही है। तो आपके पास क्या होगा कि कोलिजन साउंड में भी कन्वर्ट होगी हमारी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हीट में भी कन्वर्ट होगी। यहाँ पे हीट भी लिख लेते हैं। अच्छा, देन आपके पास इलास्टिक कोलिजन में बॉडी की शेप चेंज होना पॉसिबल नहीं है। जैसे दो बॉल्स आई, एक दूसरे के साथ टकराई, वापसी चली गई, क्या उनकी शेप चेंज हुई? नहीं हुई, इलास्टिक कोलिजन। एक ट्रक एक कार से आके टकरा गया, उनका आगे का पोर्शन दब जाएगा, तो बॉडी की शेप चेंज हो गई। जब भी किसी बॉडी की शेप चेंज होती है तो इसे हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन मीन्स बनना, डिफॉर्मेशन दोबारा बनना, यानी कि शेप चेंज हो गई तो उसको क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज में डिफॉर्मेशन नहीं आ सकती, हालांकि इन इलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो ये भी हो गया। अच्छा, अगर डिफॉर्मेशन नहीं आती इलास्टिक में तो ऑब्वियसली दो बॉडीज क्या एक दूसरे के साथ स्टिक कर सकती है? इलास्टिक कोलिजन में दो बॉल्स आई, एक दूसरे के साथ चिपक गई, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक ट्रक और एक कार आके टकराते हैं, तो पॉसिबल है कि कार जो है वो ट्रक के अंदर ही घुस जाए, पूरी अलग ही ना हो, वो दोनों एक दूसरे का स्टिक कर जाए, चिपक जाए। तो आपके पास क्या होता है कि इलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज का स्टिक करना पॉसिबल नहीं है, हालांकि इन इलास्टिक में दो बॉडीज अगर टकराती हैं तो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाए। लास्ट हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फिनोमिना, कि आपके पास जो इलास्टिक कोलिजन है एक रिवर्सिबल फिनोमिना है और इन इलास्टिक एक इरिवर्सिबल फिनोमिना है। अब इसे कैसे समझें? इसे कुछ ऐसे समझते हैं। आप सबको पेंडुलम तो याद होगा क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, एक सरफेस होती है जहाँ पे एक धागे के साथ यहाँ एक बॉडी टंगी हुई है। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। किस तरह से? अगेन वही सरफेस है, एक धागा है जो यहाँ लगा हुआ है और यहीं से हमने एक और धागा लिया या रोप ली और यहाँ हमने एक और बॉडी हैंग कर दी। अब क्या किया, इस बॉडी को हम इस पॉइंट पे लेके आए, यहाँ पे इस बॉडी को भी हम इस पॉइंट पे लेके आए यहाँ पे,
और दोनों बॉडीज को छोड़ दिया, क्या होगा? ये दोनों आएंगी, यहाँ टकराएंगी, वापसी जाएंगी, फिर टकराएंगी, फिर आएंगी, टकराएंगी, ऐसे चलता रहेगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? इनकी एनर्जी लगातार कम हो रही होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है इन इलास्टिक में। तो एक टाइम आएगा कि ये दोनों बॉडीज वापसी रेस्ट में आ जाएंगी, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में कभी भी ये रेस्ट में नहीं आएंगी, क्योंकि बॉडी की एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रही। क्या होगा? ये आए, टकराए, वापसी यहाँ आएंगे, ऐसे चलता रहेगा। इलास्टिक कोलिजन में ये कभी भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि बॉडीज की एनर्जी चेंज नहीं होती। हालांकि इन इलास्टिक में रुक जाएंगे। तो इलास्टिक में क्या था? एक रिवर्सिबल फिनोमेनन जो कभी रुकेगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा। इन इलास्टिक में ये रुक जाएंगे, तो क्या है कि ये इरिवर्सिबल फिनोमेनन, यानी कि हमेशा नहीं चल सकता ये। अच्छा, देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू इम्पल्स रिलेट टू फोर्स एंड टाइम? इम्पल्स आपका फोर्स और टाइम से किस तरह रिलेट करता है? अच्छा, तो 7 को हम यहां पे ही सॉल्व करते हैं। किस तरह से रिलेट करते हैं? ऑब्वियसली बहुत आसान है। न्यूटन सेकंड लॉ को तो हम बार बार देख रहे हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। आपका न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल्स टू ma। अगर हम यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर दें, फोर्स इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टी। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन बराबर होती है VF माइनस VI अपॉन टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मास को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा F इक्वल्स टू mVF माइनस mVI डिवाइडेड बाय टी। अब मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू mv। अगर वेलोसिटी फाइनल तो मोमेंटम फाइनल, अगर वेलोसिटी इनिशियल तो मोमेंटम भी इनिशियल। मीन्स mvf बराबर होगा pf के, mvi बराबर होगा pi, मीन्स इनिशियल मोमेंटम के। हमारे पास क्या आ जाएगा? pf माइनस pi डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू f। अब ये t डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ft इक्वल्स टू pf माइनस pi, मीन्स डेल्टा p आ जाएगा। तो ft इक्वल्स टू डेल्टा p। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि इम्पल्स किस तरह से रिलेट करता है फोर्स और टाइम से? हमारे पास फोर्स और टाइम तो होगा, लेकिन ये इम्पल्स तो नहीं आया। तो हमारे को ये बात पता है कि जो इम्पल्स होता है, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। बॉडी का जितना मोमेंटम चेंज होगा मीन्स इम्पल्स उतना ही ज़्यादा है। तो इस डेल्टा पी की जगह जे पुट करवाएं अगर हम, एफ टी आ जाएगा जे, और जे हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ इंटू टी के। इसका मतलब कुछ यूँ है कि अगर हम एक बार टाइम को कांस्टेंट कर दें तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा फोर्स के, अगर एक बार फोर्स को कांस्टेंट कर दें तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा टाइम के। इसका क्या मतलब है कि अगर फोर्स बढ़ा दें हम तो भी इम्पल्स बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ा दें तो भी इम्पल्स बढ़ेगा। अब ये टाइम से इम्पल्स का क्या ताल्लुक आ गया? देखें, क्रिकेट खेल रहे हैं हम, बॉलर ने बॉल कराई, हमने शॉट मारा, और क्या हुआ कि आपने एक लफ्ज सुना होगा जिसे बोलते हैं एज, अल्ट्रा एज। क्या हुआ? बॉल आई, ऐसे लग के ऊपर निकल गई, एक ये कंडीशन। दूसरा, बॉल आई, बिल्कुल हमने ऐसे करके उसको यूं मारा। किस कंडीशन में बॉडी जो है या बॉल जो है वो बैट के साथ ज्यादा टाइम के लिए टकराएगी? ऑब्वियसली जिसमें हमने बॉल को सही से शॉट मारा उसमें कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू जहां एज लगाओ। तो कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ा तो इम्पल्स बढ़ गई, कॉन्टैक्ट टाइम कम होगा तो इम्पल्स भी कम होगी। इसी तरह अगर एक बार ऑब्वियसली बॉल आती है, हमने हल्के से शॉट मारा, एक बार बहुत जोर से फोर्स लगा के मारा, जिसने फोर्स ज्यादा लगाई वहां इम्पल्स ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्स बढ़ाएंगे तब भी इम्पल्स बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ा तब भी इम्पल्स बढ़ जाएगा। तो आपके पास क्या हो रहा है कि इम्पल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इम्पल्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के भी, और हमें यही चीज बतानी थी। अच्छा, देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज फ्रिक्शन इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? फ्रिक्शन किस तरह से एक ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकता है? तो कैसे करेगा? लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, अगेन वो एक सरफेस पे, और वो ऐसे मूव कर रही है।
सबसे पहले फ्रिक्शन लगेगा कैसे? ऑब्वियसली फ्रिक्शन हमेशा अगेंस्ट लगता है, ये हमारे पास फ्रिक्शन होगा। तो पहली चीज़ क्या कर रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, हमारी जो बॉडी है उसकी जो मोशन है उसे अपोज करने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसे जा रहे हैं, फ्रिक्शन चाह रहे हैं नहीं जाओ, फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है। जैसे एक बॉल को हमने ज़मीन पर रोल किया, बॉल ऐसे जा रही है, फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट लग रहा है जिसकी वजह से बॉल रुक जाती है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगी मोशन को। अच्छा, दूसरा, बॉल जब रोल कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन बॉडीज की वेलोसिटी को कम करता है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है जिसे, और एक्सेलरेशन भी कौन सी, डिसेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। लगातार वेलोसिटी कम हो रही है मीन्स रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो आपके पास एक डायरेक्शन अपोज करता है, दूसरा स्पीड रिड्यूस करता है। एक फ़ायदा भी है इसका, क्या, जब हम चलते हैं ऑब्वियसली हम अगर नहीं चल सकेंगे अगर फ्रिक्शन ना हो। जैसे यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, टाइल्स के ऊपर ऑयल गिरा दिया, और एक तीसरी कंडीशन भी करते हैं, आपको जो है वो या बल्कि छोड़े ऐसे ही रखते हैं कि ऑयल गिराया, आपको कहा जाता है वहाँ चलो, क्या आप चल जाओगे? कभी भी नहीं चल सकते। आप या तो स्लिप होकर गिर जाओगे या आपके वहीं पर ऐसे पाँव सिर्फ हिलते रहेंगे, आप आगे नहीं जा सकोगे। क्यों? फ्रिक्शन बहुत कम हो गया। तो क्या हुआ कि फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो चलना आसान है हमारे लिए। इसी तरह गाड़ियों में ब्रेक सप्लाई होती है, टायर जो है आपने देखा होगा, टायर बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, उसके अंदर जगह खाली होती है ताकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सके। तो आपके पास क्या हो रहा है कि ब्रेक्स में, वॉकिंग में, स्टॉपिंग में, इस तरह से हर जगह पर फ्रिक्शन यूज़ हो रहा है हमारे पास। अच्छा, ये 3 इश्यूज़ हैं जो बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं फ्रिक्शन के, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और एनईडी से कर रहा हूँ, तो मैंने तो इसे बहुत ज़्यादा देखा है और हम इसी को 4 साल से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रिक्शन प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? सबसे पहला कि वो जो मशीन्स हैं उनकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। अब ये मशीन की एफिशिएंसी, अच्छा एफिशिएंसी के साथ लाइफ को भी कम कर रहा है। वो कैसे? लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि साइकिल में गोल गोल अंडे डले होते हैं जिसे हम बेरिंग बोलते हैं, कुछ ऐसी शेप होती है, ऐसे 2 रिंग्स होती हैं, उसके बीच में सर्कल्स में बॉल्स डली होती है, इसको हम बेरिंग्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है जब टायर घूमता रहता है तो ये जो बेरिंग्स हैं या बॉल्स हैं ये घिसती रहती है और इनका साइज छोटा होता जाता है। एक टाइम आता है कि ये ख़राब हो जाती है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से ये घिसे जा रही थी, घिसे जा रही हैं रफ सरफेस की वजह से, और क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई। इसी तरह एक चीज़ को हम दूसरी, एक लोहे पे हम एक लकड़ी को रब कर रहे हैं लगातार, तो क्या होगा, लकड़ी की जो शेप है वो नीचे से चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके पास एक इशू आता है जिसे हम बोलते हैं वियर एंड टियर प्रॉब्लम। वियर एंड टियर प्रॉब्लम में क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से बॉडीज़ की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, जिसमें मोस्टली मशीन्स में ऐसा होता है, जैसे सिलाई मशीन हो गई, मोटर हो गई, उसमें हमारा जो चीज़ें हैं वो घिसते घिसते एक टाइम आता है कि उनकी शेप चेंज हो जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, वियर एंड टियर प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ दूसरी चीज़ पर घिस रही है तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, ऐसा ही है ना। आपको ये बात पता है कि ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगी तो किसको पता होगी कि आजकल हमें बाइक चलाने का बहुत शौक होता है, तो बाइक हम चला रहे हैं तो उसका एक नीचे का पोर्शन है जो कि गर्म हो रहा होता है, इंजन हमारा गर्म हो रहा होता है। क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी लॉस हो रही है लगातार। वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो फ्रिक्शन की वजह से भी प्रोड्यूस हो रही है। एक तो कंबशन हो रही है, हमारा जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, जल रहा है, दूसरा फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन की वजह से भी हमारे पास क्या होता है कि ये इशू आता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमें गाड़ियों में ऑयल ना डालना पड़े, क्योंकि ऑयल डालते ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मीन हमारा जो फ्यूल है वो ज़ाया हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स थे फ्रिक्शन के, और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।